हेलो, सभी को नमस्कार। खम्मा गणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मैं अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा और बोलियां। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इसके अंदर और हिंदी के अंदर मैं आपको पूरी यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक वो तैयारी करा दूंगा जो आपके सिलेबस में दे रखी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ज़रूरी नहीं है आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ही रहने वाली है, फोर्थ ग्रेड के लिए रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हिंदी के लिए, राजस्थान की किसी भी भर्ती के लिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं तैयार करूंगा। यहाँ से अभी हम फर्स्ट पार्ट पर है, इसके आगे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपके पार्ट चलते रहेंगे। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी के लिए आज जो है भाषा और बोलियां का चैप्टर यानी कि टॉपिक उठाया है अपन ने। दोनों ही मानव संवाद के महत्वपूर्ण साधन है और भाषा जो है वो एक विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग होने वाली प्रणाली है। जैसे कि हिंदी में भी कई बोलियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन संसार के अंदर हम बात करें तो संस्कृत भी बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्लादेशी यानी कि बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, जर्मनी के अंदर, फ्रेंच, फ्रांस के अंदर, इतालवी, चीनी, ऐसी खूब सी भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी अनेक भाषा वाला देश है। उसके अंदर अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर एक भारत राष्ट्र बना है। आपको भी पता होगा कि हिंदी बोली जाती है कई क्षेत्रों के अंदर, कई क्षेत्र के अंदर बंगला बोली जाती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात की जाए, गुजरात के अंदर गुजराती, ठीक है, यूपी और अदर जितने भी राज्य हैं उसके अंदर उर्दू, महाराष्ट्र में मराठी, उसी तरीके से साउथ के अंदर तेलुगु, मलयालम, पंजाब के अंदर पंजाबी, उड़ीसा के अंदर उड़िया बोली जाती है। संस्कृत जो है हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है, यानी कि जितनी भी भाषा है वो संस्कृत से ही पैदा हुई है, संस्कृत से ही निकली है। और वर्तमान में हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राजकार्य भाषा है। राजकार्य भाषा यानी कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उसके अंदर प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है। तो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर यही देखने वाले हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा किस तरीके से विकसित हुई और कौन कौन सी उसकी बोलियां हैं। तो हम कुल मिला के बात की जाए तो भाषा जो है, भाषा दो प्रकार की होती है। पहला होती है मौखिक और दूसरी होती है एक लिखित। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी के अंदर। जो जो मैं चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊँगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ वो आपके कॉपी में लिखी होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये कि भाषा और बोली के अंदर अगर हम अंतर की बात करें तो भाषा का जो क्षेत्र विस्तृत होता है यानी कि बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र की स्थानीय होता है। और मानकीकरण की बात की है तो भाषा जो है वो एक मानक है, मानकीकृत है, जबकि बोली नहीं होती है। उपयोग कहाँ कहाँ होता है भाषा का, साहित्य के अंदर, अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसके अंदर भाषा का यूज करोगे। दफ्तर, ऑफिस, अदालत आदि के अंदर भाषा का प्रयोग होता है। आगे अगर हम बात करें तो भाषा के दो भेद हमने आपको बताए, कौन कौन से, एक तो है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। तो भाषा जो है, हम आप आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का यूज करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ बोल के बता रहा हूँ तो किस चीज़ का, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, मौखिक भाषा का। और पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि के अंदर लिखित भाषा का प्रयोग होता है। अगर आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कोई अपनी बुक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जनजीवन के बीच में बातचीत के अंदर मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न यहाँ पे सीधा साधा उठ के आएगा कि जनजीवन के बीच बातचीत में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। अगर आपने इस तरीके से पढ़ रखा होगा तो आप उसमें डेफिनेटली सही करके आओगे, मौखिक भाषा।
लेकिन प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार और समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण एक अपने आप ही मौखिक भाषा सीखी जा सकती है। मान लो आपका कोई बच्चा है, या आप भी पहले बच्चे ही थे, सभी बच्चे थे, मैं भी एक बच्चा ही था, तो मौखिक भाषा क्या सीखने की जरूरत पड़ी? नहीं। हमने अपने माता पिता से सीखा, यानी कि उनकी बोली सुनी हमने, और वैसे ही वैसे बोलते चले गए। तो मौखिक भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ समाज के संपर्क, परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण हम सीख जाते हैं क्या? मौखिक भाषा। लेकिन लिखित भाषा जो है वो हम उसकी वर्तनी, कौन सी मात्रा कहाँ पे, किस शब्द के अंदर छोटी मात्रा आएगी, किस शब्द के अंदर बड़ी मात्रा आएगी, ये हम कहाँ पे सीखते हैं? सीखनी पड़ती है, स्कूल में सीखते हैं, पाठशालाओं में सीखते हैं, उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। तो भाषा और बोली के अंदर मैंने अंतर आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन एक और बार इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहती है हमारी बुक्स, कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब जहाँ जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप संबंधित करते हैं, वहां पर देखिए आपकी बोली बोली जाती होगी। कोई भी बोली, जैसे कि मेवाड़ी, मारवाड़ी, अहिरबाटी या फिर ढूंढाड़ी, कोई भी बोली बोली जा सकती है। लेकिन भाषा तो एक ही है। क्या है भाषा? हिंदी। हिंदी से ही इन सब का विकास हुआ है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा भी बोलते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर वाणी। यानी कि कोस कोस पर पानी बदलता है, कहीं पर खारा, कहीं पर मीठा, कहीं पर ज्यादा खारा, तो उसी कोस पर हमारी वाणी भी बदल जाती है। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। तो कुल मिला के आपको बात बताई दी मैंने, भाषा और बोली में क्या अंतर है। आगे बात करूं कि हिंदी की बोलियां कितनी है, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। हिंदी केवल खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली, मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। कौन कौन से हैं? इस 5 तरीके की है, पांचों की पांचों पढ़नी है। एक है पूर्वी हिंदी, और मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। पूर्वी हिंदी जिसके अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। अब ये चीज़ आपको कॉपी में नोट डाउन करनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं हाईलाइट से बता देता हूँ। जैसे कि पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी हिंदी के अंदर क्या क्या आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब ये जो पूर्वी हिंदी है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि पूर्वी हिंदी है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, कि इसका विकास जो है शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो देखिए। पश्चिमी हिंदी की बात की जाए तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा जो होती है, बांगरू जैसे कि हरियाणवी के अंदर बोली जाती है, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंदर निम्न में से कौन सी उपभाषा शामिल है, और इस 4 में से एक ऑप्शन होगा, वो आपको सही करके आना ही होगा। बिहारी की बात की जाए तो बिहारी के अंदर बोलियां हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी, अब राजस्थानी के अंदर हमारी कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। इस चीज को आपको इम्पोर्टेंट करना है, पॉइंट नंबर 4 को। अब जैसे कुछ विद्वान जो है वो मालवी भी बोलते हैं। ढूंढाड़ी, जयपुर क्षेत्र, टोंक क्षेत्र, ढूंढाड़ी बोली जाती है। बागड़ी, बागड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, इसको भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। और पहाड़ी जो है उत्तराखंड के अंदर बोली जाती है, पहाड़ी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये चीज़ आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इस सब के अलावा इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा, यानी कि राजभाषा से क्या समझते हैं हम? सरकारी कार्यों में प्रयोग लाई जाएगी हिंदी भाषा, उसको स्वीकार किया गया। कौन सी तारीख को? 14 सितंबर 1949 को। अब हम देखिए, यहाँ पे देखेंगे, आपको भी पता है कि हिंदी के अंदर, सामान्य हिंदी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक होता है स्वर, जो हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। व्यंजन होता है, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो ध्यान रखेंगे, कि स्वर कैसे हुए, व्यंजन कैसे हैं, कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है, और उनको संयुक्त अक्षर में कैसे लिखा जा सकता है, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो स्वर है, अब मैं स्वर के बारे में बातचीत करूँ। हिंदी के अंदर स्वर की बात करी जाए तो स्वर की परिभाषा ये होती है कि जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या दूसरे स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। परिभाषा से हमारे को ये समझने को
मिलता है कि स्वर वे होते हैं जिनको बिना किसी दूसरे स्वर्ण के या दूसरे किसी स्वर की बिना बोले जाए, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख ही रख रखा है। तो अगर मान लो आपको अ बोलना है, तो क्या आपको यहाँ पे दूसरे स्वर की जरूरत पड़ी अ बोलने के लिए? नहीं। आ बोलने के लिए दूसरे स्वर की जरूरत पड़ी? नहीं। तो स्वर यही होते हैं। ये स्वी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जा सकता है, जैसे कि अ, ई, उ, ये मूल स्वर है। लेकिन ह्रस्व स्वर क्या है? ये स्वर का एक प्रकार है ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण कैसे लिखते हैं इसको? आधा र और बड़ा ये छोटा ई। तो इस तरीके से री लिखा जाता है। इसके उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है केवल, जैसे कि अब री से क्या बनता है? ऋतु बनता है, ऋषि बनता है, ऋण बनता है। इसके लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। और उच्चारण क्या लिखेंगे? उच्चारण करते हैं री। उच्चारण तो री बोलते हैं इस तरीके से, आधा र प्लस छोटा ई। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आपको स्वर बताया जा गया है। स्वर कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं दोस्तों? 11। कौन कौन से? ये आपके लिख ही रखा है यहाँ पे मैंने। मात्राएं जो होती है कि अ की कोई मात्रा नहीं है, नहीं है ना अ की कोई मात्रा। लेकिन आ देखिए, आ में यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी इस तरीके से। और ई जो है अगर हमारे को लिखना है तो इस छोटी ई की मात्रा लगेगी इस तरीके से। इसी तरीके से बड़ी ई की मात्रा ये, छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से, बड़ी ऊ की मात्रा ये। री कभी लिख रहे हैं तो ये, जैसे कि री क्या है? कृपा लिखना है हमारे को। देखिए समझना, हमारे को अगर कृपा लिखना है तो कृपा में क्या लिखते हैं हम? क के नीचे री लगाते हैं इस तरीके से। और यही चीज़ है ये। अगर ए लिखना है तो एक सिंगल मात्रा यानी कि ए की मात्रा। आई लिखना है इस तरीके से तो 2 मात्रा लगेगी, ठीक है। ओ लिखना है ओ से ओखली तो 1 मात्रा, और ओ से औरत में 2 मात्रा लगेगी इस तरीके से। इसे बोलते हैं हम बिंदी। लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसको लिखेंगे अनुस्वार। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि हिंदी जो है वो सभी बोलते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से तो भी आपको हिंदी आनी चाहिए, अंग्रेजी माध्यम है तो भी आपको हिंदी आनी चाहिए। तो आप शुरू से ही हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं पता कि इसको अनुस्वार बोलते हैं। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये अब आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप बिंदी बोलते हो तो ये बिंदी नहीं है, ये अनुस्वार है। जैसे कि अंश, अंदेशा, संपदा और हंस। आप में से कईयों का नाम तो अंश होगा ही जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। अब यहाँ पे चंद्र बिंदु की बात करें तो चंद्र बिंदु इस तरीके से होता है, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे कि हंसना, धुआं, चांद, इसमें सब में क्या प्रयोग हो रहा है? चंद्र बिंदु अनुनासिक प्रयोग में हो रहा है। और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। जैसे कि अधःपतन, दुख, मनः स्थिति। तो जब भी दुख लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये विसर्ग आता ही आता है। मनः स्थिति लिखेंगे यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग करना जरूरी है, तभी ये पूर्ण एक शब्द माना जाएगा। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो हमने हिंदी के अंदर क्या बताया था? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। इन 2 चीज़ों पर ही पूरी हिंदी हमारे को समाप्त करनी है, और इसी 2 शब्द यानी कि स्वर और व्यंजन पे हिंदी समाप्त होती है। अब व्यंजन क्या कौन कौन से हैं वो इस तरीके से हैं यहाँ पर। क ख ग घ अंगा, फिर च छ ज झ अण, फिर ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, फिर य र ल व, और एक होते हैं स स स ह। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ड और ढ और ढ आपने 2 बार लिखा है, नहीं, ये दोनों ही अलग है। एक में बिंदी नहीं आ रही यहाँ पे नीचे उत्सिप्त, और एक में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी आप एक ही मानिए, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इसमें दोनों में क्या अंतर है,
ठीक है, इसी तरीके से ढ में बताऊंगा आपको अंतर। तो व्यंजन कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिन सकते हैं। अब व्यंजन के प्रकार बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर। अब मैं एक बार हाईलाइट यूज कर लेता हूँ। जैसे कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? इनमें से स, त्र, ग और स्र को। स, त्र, ग और स्र को। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैं आपको बताया यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। आगे जैसे कि प्रहलाद, पट्टा, अपराहन, इसको बोलते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। इसी तरीके से ग्रहित स्वर। अब ग्रहित स्वर क्या होता है? इस तरीके से होता है जिसमें चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु का एक रूप है लेकिन बिंदी नहीं आती, अनुनासिक पूरा नहीं आता। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से ग्रहित स्वर कौन सा है, उसमें आपके लिए पहचान करनी आनी चाहिए। इसी तरीके से ग्रहित व्यंजन होता है, और ग्रहित व्यंजन किस तरीके से होते हैं? ये 5 ही ग्रहित व्यंजन होते हैं, सिर्फ 5। कौन कौन से? क, ख, ग और ज, फ। क, ख, ग, ज और फ। क्या पहचान है? अगर मैं क लिख रहा हूं तो क के नीचे यहाँ पे एक बिंदी आएगी और इसी बिंदी को बोलते हैं ग्रहित। अगर मैं ख लिख रहा हूं तो ख के नीचे यहाँ पे बिंदी आएगी और इसे ही बोलते हैं ग्रहित व्यंजन। तो ग्रहित स्वर और ग्रहित व्यंजन में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर क्या है? डॉक्टर। अब आपके मान लो ये ऑप्शन में होता है डॉक्टर और बोलते कि ग्रहित स्वर की पहचान कीजिए, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कोटेज, कॉलेज, ये क्या है? ग्रहित स्वर है। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। अगर आप हमारे को कुछ समझा रहे हैं या मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कुछ समझा रहा हूँ, हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ? भाषा के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। मुझे भाषा का ज्ञान है और आपको भी भाषा का ज्ञान है, तभी तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। आपने लिपि शब्द सुना हुआ, लेकिन लिपि होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा, या फिर स्वरों की बात की जाए तो अ, आ, ई, उ, इस तरीके से प्रयोग किया जाए तो उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। आपको अच्छे से याद होगा। तो भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। दोनों एक ही बात है। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित की गई है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। कौन कौन सी बात बोला मैंने? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। और उसके बाद इनकी उपबोलियां भी मैंने यहाँ पर समझा दी। अगर आपने ये सही से नहीं लिखा अपनी कॉपी में तो इसको जरूर लिखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात की जाए तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसको भी, जिसको भी नहीं पता ये नोट डाउन कर लेना। अब देखिए यहाँ से प्रश्न देख लीजिए अब आप ही खुद ही, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, हिंदी सामान्य हिंदी का ज्ञान मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारे चैप्टर ख़त्म होते रहेंगे, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे प्रश्नों की भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा और प्रश्न आपके आते रहेंगे। जितने भी पिछली भर्तियों में या सीईटी, जिस भी राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं, प्रश्न आए हुए हैं हिंदी से रिलेटेड, वो आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना दी जाएगी ताकि आपकी हिंदी में एक बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। और आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजिट जरूर करना। इसके अंदर मैंने आपके लिए राजस्थान की जीके और हिंदी, इंग्लिश, गणित सभी की क्लास लगाई है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है राजस्थानी की बोली? बताइए आप खुद ही। मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, अवधी नहीं है। सर ये कैसे बताया आपने? चलिए आपको बता, यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि जो पूर्वी हिंदी है वो सिर्फ अवधी है। तो राजस्थानी की बोला है वो, तो राजस्थानी में हमारे क्या आ जाएगा? मेवाड़ी आ जाएगा, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती आ जाएगा, लेकिन अवधी नहीं आएगा। ठीक है,
चलिए अब हम दोबारा से चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अवधि। प्रश्न 2, पढ़िए, अभी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। मैंने बताया आपको। इसी तरीके से प्रश्न आएंगे, देख लीजिए, आपके सामने ही है, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। और बोली को ही क्या बोलते हैं? उपभाषा कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? देवनागरी नहीं है, ध्यान से समझना इसकी चीज। तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, पंजाबी की नहीं है। तो यही तो पूछा है हमसे, नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पंजाबी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? खड़ी बोली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से क्या निकली है? खड़ी बोली निकली है। अब आपके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो और भी मैं प्रश्न और भी क्वेश्चन ले आऊँगा। हम यहाँ पे भाषा के बारे में पढ़ते हैं अभी। भाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, वो क्या कहता है? वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द है, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीला। तो पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वो क्या होंगे? पी और एक ला। ये दो ही तो शब्द, दो ही तो एक वर्ण हुए, एक तो पी और एक ला। लेकिन यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो कैसे होंगे? प, आधा प और बड़ा ई। ठीक है। और ला की जाए तो आधा ल और पूरा आ। इसी तरीके से होंगे। अब यदि प, ई, ल, आ के भी हम टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया वर्ण कहलाती है। कौन सी दुनिया? ये वाली। हाईलाइट करके बताऊँ, प, ई, ल और आ, ये क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये दुनिया दो ही प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी इन दो चीज़ों पे ही टिकी हुई है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। इन दोनों का ज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी का पेपर पास हो गया। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य, और वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार हुआ। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। कितनी है? 44 है। और उसकी कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। कितनी? 11। तो मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर के भेद मैंने बताए थे, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर कौन से हुए? जो जिसमें मात्राएं नहीं होती, या फिर जो छोटे होते हैं, जैसे कि अ, ई, उ और री। ये चार जो होते हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें मूल स्वरों में दुगुना समय लगता है जब उनको बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। कौन कौन से हुए? आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर है। तो आपको ये संख्या जरूर याद रखनी है कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो मैंने आपको बता दिए। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अंग्रेजी की ये डॉक्टर जैसे स्वर होते हैं, ओ, इनका भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे कि डॉक्टर और कॉलेज, इनको इस तरीके से लिखा जाता है। व्यंजन किसे कहते हैं? हमने स्वर के बारे में पूरी बातें बता दी है, स्वर हमने पूरा पढ़ लिया है। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, यानी कि स्वर के साथ मिक्स होते हैं, स्वर के साथ मिश्रित होते हैं। अब व्यंजन के बारे में बात की जाए तो व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव से बाधित होती है। इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ जाओ आप। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे कि प बोलना है आपको, तो प को अगर मैं तोड़ूं या प का अगर मैं टुकड़े करूं तो कैसे करूंगा? प और इस पर लगाऊंगा हलंत। इसका मतलब होता है कि हमने आधा प बनाया है और इसके अंदर प्लस अ जोड़ दूं तो ये बनता है हमारे प, पूरा प। तो ये बात आपको याद समझ में आ गया होगा
कि प का उच्चारण करने पर आधा प प्लस अ की सहायता से उच्चारित होगा। इसको हलंत बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे लगाया है इसको हलंत बोलते हैं। हलंत व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है और स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अपराहन है, तो अपराहन के अंदर ये हलंत यूज किया गया है, हलंत प्रयोग किया गया है। पट्टा, विद्या, इस तरीके से। तो हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है, जैसे कि आप भी एक बार कॉपी में लिख लेना, क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें सब में ये हलंत लगा दिया इस तरीके से। ये ऊ नहीं है, इस तरीके से मत लगाना, ये सिर्फ इस तरीके से डंडा खींचना होता है छोटा सा। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये पूरी स्लाइड महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान से समझना भी। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा, तो क से स्टार्ट हुआ, फिर च, छ, ज, झ, अण, च से शुरू हुआ। इसी तरीके से ट से शुरू होता है, फिर त, थ, द, द, न, फिर प, फ, भ, भ, म। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें हमने बांट दिया। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क वर्ग के अंदर अ, आ आता है। कौन सा आता है? अ और आ, स्वर स्वर से। और क, ख, ग, घ, अंगा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। साथ ही साथ विसर्ग आएगा। विसर्ग किस तरीके से लिखते हैं हम, मैंने बताया है। विसर्ग लिखते हैं हम इस तरीके से, बस किसी भी शब्द के आगे इस तरीके से लगा दे, उसे बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ये लो। अब चेक की बात की जाए तो मैं हाईलाइट से बता देता हूँ और दूसरा इंक ले लेता हूँ मैं आपसे के लिए समझाने के लिए। च वर्ग के अंदर ई आएगा और च, छ, ज, झ, अणे वाली पूरी लाइन आएगी। साथ ही साथ य और स ये भी आएंगे। समझना पूरी बात, इस स्लाइड को समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है ये पूरा। ट वर्ग की बात करूं तो ट से ट, ठ, ड, ढ, न, ये पूरी लाइन। फिर ड और ढ, इसके नीचे उत्सिप्त यानी कि बिंदी, री, स और र, कॉपी में लिखी इसी तरीके से। अब आपकी बात है त की, तो त देखिए, त वर्ग से त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, ये आएगा। और ल और स आएगा। प वर्ग की बात की जाए तो प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म और छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा। तो इन चीजों से क्या चीजें सीखने को मिलती है, या फिर आप ये क्या बताना चाहते हैं? मैं ये सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि क, च, ट, त और प वर्ग में बांट दिया। क वर्ग के अंदर अ, आ, क, ख, ग, घ, अंगा वाली और विसर्ग, ये उच्चारण स्थान कहाँ से निकलते हैं? कंठों से निकलते हैं। यानी कि हमारा जो पूरा मुंह है, तो उसमें जो स्वर निकलते हैं वो कई तो अपने कंठ से निकलते हैं यानी कि गले से, कई हमारी तालु, कई मुर्दा यानी कि हमारी जीभ, कई हमारे दांतों से, कोई होठ से, और कई कंठ प्लस तालु यानी कि कंठ और तालु से निकलते हैं। कोई कोई स्वर दांत और होठों से निकलते हैं और कई कई कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। ओष्ठ यानी कि होठ। तो जो क वर्ग है उसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से आते हैं, ये हमारे निकलते हैं कंठ से स्वर। इसी तरीके से च वर्ग जो है, च वर्ग के अंदर क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, ण तो आएगा ही, ये और स भी आएगा, और छोटा ई, बड़ा ई आएगा। ये हमारे तालु से निकलते हैं। तालु क्या होता है? जो हमारा मुंह होता है उसके ऊपर वाला जो चीज होती है उसको बोलते हैं तालु, और उसको बोलते हैं तालव्य ध्वनि। तो प्रश्न ऐसे आएगा इसके अंदर कि मान लो कुछ भी पूछ ले, ई आ जाए आपके कि ई जो है वो कौन सा ध्वनि है, ये कौन से स्वर से निकलती है? तो तालव्य ध्वनि है। इस तरीके से आपको प्रश्न आएगा। आगे प्रश्नों की भी मैं सीरीज लगाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आपका फंडामेंटल यानी यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है ये। ट वर्ग के अंदर, एक सेकंड, हाँ, तो ट वर्ग के अंदर जो है ट, ठ, ड, ढ, ण, ड और ढ, री, स और र,
ये हमारे निकलते हैं मूर्धन्य स्वर, यानी कि हमारे जीभ से। मूर्धा क्या होता है? जीभ। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जीभ। जो हमारी जीभ है उससे स्वर निकलते हैं। ताकि जैसे आप बोल के देख लो, ट ठ, बिना जीभ के बोल ही नहीं पाओगे। त वर्ग, त थ द ध न ल और स, ये दांतों से, यानी कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं त बोलते हैं, जब हमारी जीभ दांतों पर अड़ती है। बोल के देखिए आप, त थ बोलिए, अब द बोल के देखिए, हमारी जीभ दांतों पे जाके अड़ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? दंत्य बोलेंगे। क्या वो कहेंगे? दंत्य कहेंगे। प की बात की जाए तो प फ ब भ म ऊ और बड़ा ऊ, ये होठों पे अड़ते हैं। प बोलिए, प, तो होठ अड़ेंगे अपने दोनों, टच होंगे। फ, दोनों होठ अड़ेंगी। अब इसके अंदर जीभ की कोई सहायता नहीं लग रही। ब, भ, म, ये क्या है? होठों से लग रहे हैं, इसलिए इसको ओष्ठीय ध्वनि बोलेंगे। अब ये जो बच रहे हैं, ये एक तरीके से ए और बड़ा ए जो है, ये कंठ और तालु दोनों से मिलके बनता है, इसलिए कंठे तालव्य बोलते हैं। एक बचा व, एकमात्र, ये दांतों और ओष्ठ यानी कि होठ दोनों से मिलके बनता है, तो व। अब एक होता है ओ और बड़ा ओ, ये कंठ और ओष्ठ यानी कि गला और होठों की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे आप बोल के देखिए ना, ये जितने भी स्वर है यहाँ पे लिखे हुए, उसको आप बोल के देखिए। ओ, तो ओ जब बोल रहे हैं तो आपकी कंठ और होठों दोनों से आवाज आएगी। इस तरीके से आपकी ये पूरी स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार पीछे करिए वीडियो को और देखिए दोबारा से। यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं और ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर एग्जामिनर को अच्छा पेपर बनाना होगा हिंदी के अंदर। तो ये भाषा और बोलियां जो है, ये लगता ही है कि हाँ ये बहुत इजी चैप्टर है या फिर इजी टॉपिक है। इधर से प्रश्न जो है वो इस तरीके से बनते हैं। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इसके बारे में आप अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप प्रश्न भी नहीं सही नहीं कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब और भी है, जैसे कि नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे कि अंग, अण, हण, न, म। जब इसको आप बोल रहे हैं, जब इनका आप उच्चारण कर रहे हैं, तब आप देखिए आपके नाक से निकल रहे हैं ये स्वर। नासिक के व्यंजन बोलते हैं इनको। तो क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब जो बच गए उनके बारे में बता रहा हूं मैं। अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं? य, र, ल, व को। अब इनको आपको याद ही करना पड़ेगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो गर्मी निकलती है, उष्मा निकलती है। जैसे कि स, बोलिए स, 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 ह। ये 4 जो होते हैं ये ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, यानी कि उच्चारण स्थान के साथ प्रवास प्रश्वास वायु यानी कि छोड़ने वाली सांस भी छोड़ते हैं हम। ठीक है। अब दूसरी चीज ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम स बोलेंगे, ये वाला स से सलजम, तो उच्चारण करते समय तालु पे जाके जी बढ़ेगी। तालु क्या होता है? जब हमारा मुंह होता है उसके ऊपर वाला स्थान होता है, उसको तालु बोलते हैं। जब हम स बोलते हैं, ये वाला स से षटकोण वाला स बोलेंगे, तो इसका उच्चारण करते समय मूर्धा और से सपेरा या सांप बोलते समय हमारे दांतों से घर्षण होता है। अब होता है एक बचते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर शब्द से पता लग रहा है कि कोई 2 या 3 शब्दों से मिलके या स्वरों से मिलके कोई अक्षर बनता है, उसे बोलते हैं संयुक्ताक्षर। कितने हैं संयुक्ताक्षर? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, त्र, य और श्र। अब ये स नहीं बोलेंगे, इसको कसा बोलेंगे, कसा। क्या बोलेंगे? कसा। इसी तरीके से इसको तरह बोलेंगे, और ग और श्र। जब इनको बोला जाता है कस, तो किस तरीके से लिखा जाएगा? आधा क, आधा स प्लस अ। त्र, आधा त, आधा र और ऐसे मिलके बना हुआ है त्र। इसी तरीके से ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी आधा ज से मिलके बना होता है, इसलिए उसको ज्ञानी बोलते हैं। हम गलत बोलते हैं इसको ज्ञानी। ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है। आधा ज, अण,
और प्लस अ से मिलकर बनता होता है ज्ञानी। इसी तरीके से अगर स्र की बात की जाए तो आधा स आधा र और अ से मिलकर बनता है स्र। अब देखिए नोट देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ये वाली लाइन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ बहुत से जनों को नहीं पता और कई जने तो गलत ही पढ़ा देते हैं कि हिंदी में इसको बोलते हैं ज, इसका उच्चारण ग होता है ग। देखिए उच्चारण तो ग होता है, लेकिन इसलिए इसका विस्तार ग य और अ की तरह होता है, अब होने लगा है। लेकिन ये गलत माना गया है सभी परीक्षाओं में, ग नहीं लिखते ज लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे सही से लिखनी है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, ये चीज़ आपको बतानी है। दूसरी बात ये है कि RSM SSB की तरफ से चतुर्थ श्रेणी 2025 की आपकी परीक्षा होगी, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट है, इसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश आएगी, गणित, राजस्थान जीके जो कि 70 नंबर का सबसे बड़ा पार्ट है, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट आपके चाहे 5 नंबर हो चाहे आपके 70 नंबर हो, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों विश्वास करिए ये एकमात्र चैनल रहने वाला है जिसमें आपकी हिंदी की साथ साथ राजस्थान जीके की भी क्लास लग रही है अभी, और आगे जाके इंग्लिश की क्लास, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और गणित की भी वीडियो मैं आपके यहाँ पे अपलोड करूँगा। आप यहाँ पे देखना और समझना। सभी विषयों की तैयारी प्रश्न सहित मैं करवा रहा हूँ। अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ये बताइए कि यहाँ पर मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट है या फिर प्रश्नों की सीरीज है, क्वेश्चंस है, वो मैं आपको करवाऊँगा सभी। तो आप इस चीज़ से घबराना मत कि अभी आपके यहाँ पे 3 महीने हैं और 3 महीनों में किस तरीके से पढ़ाई होएगी, ये इसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और भी आपके कोई भी प्रश्न है, डाउट है चतुर्थ श्रेणी 2025 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सेकंड पार्ट में हम मुलाकात करेंगे हिंदी के अंदर ही। तब तक जय हिंद।